हम लोगों ने इसके पहले लागत और आगम रेखाओं को बहुत विस्तार से पढ़ा है। रेवेन्यू कर्व विभिन्न मार्केट कंडीशंस में कैसी होगी, उसका शेप कैसा होगा, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है, यह सब हमने देख लिया है। हम लोग बाज़ार पढ़ें और बाज़ार में मूल्य, उत्पादन या इक्विलिब्रियम के निर्धारण की व्याख्या करें, उसके पहले ये आवश्यक है कि हम लोग फर्म के बारे में पढ़ें, फर्म के उद्देश्य के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से फर्म और उसका उद्देश्य क्या है, इस पर जो मुख्य बातें मुख्य अर्थशास्त्रियों ने कही, उनको समराइज़ करके एक जगह लिख दिया गया है। हम आपको पहले उसको पढ़ के सुना देते हैं और उसकी मुख्य बात आपको समझा देते हैं, और वही आप एज इट इज नोट्स में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो नोट्स जैसा ही है। ठीक है, तो फर्म एक जनरल एनालिसिस ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इक्विलिब्रियम। फर्म का उद्देश्य क्या होता है और फर्म संतुलन में कब होती है, इसकी एक सामान्य व्याख्या। ठीक है, फर्म के संतुलन से ज्ञात होता है कि फर्म कितना उत्पादन करेगी तथा कीमत क्या होगी। जब भी आप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कि उस पॉइंट पर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट विल बी द प्राइस ऑन विच इट विल बी सोल्ड। कीमत क्या होगी जिस पर वो बेचा जाएगा और उस पर कितना उत्पादन होगा। संतुलन की व्याख्या करने के लिए औसत आय तथा सीमांत आय की जानकारी आवश्यक है, जो हम लोगों ने पीछे विस्तार से पढ़ लिया है। संतुलन की व्याख्या करने में यह मान्यता स्वीकार की जाती है कि फर्म का उद्देश्य, ये लाइन ध्यान रखने वाली है कि जब हम मार्केट की बात करते हैं और मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो यह मान कर चलते हैं कि जैसे उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना। उत्पादक का उद्देश्य भी क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है उसका उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना। तो जब हम फर्म की बात करते हैं तो हम किसी इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट की बात करते हैं, और किसी भी यूनिट का जो मुख्य उद्देश्य होगा जस्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहाँ भी हम ये मानकर चलते हैं कि जो फर्म का उद्देश्य है वह लाभ को अधिकतम करना। अभी फिलहाल तुरंत हम इस बात की व्याख्या कर रहे हैं कि फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है, और लाभ से अभिप्राय मौद्रिक लाभ से है। ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। लाभ का अभिप्राय सामान्य लाभ नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट में सिर्फ उतना मूल्य से, लागत से अधिक सम्मिलित होता है जो आपको उस व्यवसाय विशेष में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। वह लाभ नहीं है, वो एक तरह से सर्वाइवल अमाउंट है और लागत का ही हिस्सा है, क्योंकि उससे कम मिलेगा तो हमको उत्पादन बंद करना पड़ेगा, फिर हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य को विवेकपूर्ण व्यवहार माना जाता है। हर जगह आपने देखा है कि रेशनैलिटी की अपनी एक विशेष परिभाषा है। जैसे जब हमने मार्शल के संदर्भ में रेशनैलिटी की बात कही तो आपने देखा कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, अर्थात वह अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। वहीं आपने इंडिफरेंस कर्व में देखा कि वहाँ भी रेशनैलिटी की बात हुई, लेकिन वहाँ उसने कहा कि अगर 2 बास्केट हैं तो उपभोक्ता बड़े बास्केट का चुनाव करता है। ठीक, फिर आप आगे बढ़े और आपने देखा कि सैमुएल्सन ने जब रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी प्रतिपादित की तो उसमें भी उसने रेशनैलिटी की बात की, लेकिन वहाँ डिफिनीशन अलग हो गई और उसने कहा कि विवेकशीलता का अभिप्राय उपभोक्ता के संगत व्यवहार से है, उसे कंसिस्टेंट बिहेवियर से है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बता दिया कि इस लड़की और इस लड़की में कौन ज़्यादा, किसका व्यवहार अच्छा है, तो आपने कहा सर इस लड़की का व्यवहार अच्छा है। फिर मैंने 6 महीने बाद आपसे पूछा कि दोनों में किसका व्यवहार अच्छा है। यदि दोनों उपस्थित हैं तब आप यही कहेंगे कि इस लड़की का व्यवहार अच्छा है। यदि ऐसा है तब कहा जाएगा कि आपका व्यवहार संगत है। अगर आपने बदल दिया 6 महीने बाद कह दिया कि ये लड़की अच्छी है, इसका मतलब आपका व्यवहार संगत और आप विवेकशील नहीं है। पहला निर्णय भी आपका इसका मतलब गलत था और दूसरा निर्णय भी कैसा हो गया, गलत हो गया।
आपने रीजनिंग अप्लाई नहीं की, आपने प्रयास नहीं किया, आपने ईमानदार विश्लेषण नहीं किया। तो विवेकशीलता चाहे जिस रिस्पेक्ट में डिफाइंड हो, अगर इसको हम जनरल रूप में डिफाइन करना चाहें तो विवेकशीलता का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप निष्पक्ष किसी भी तथ्य का विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें कोई भी पक्षपात शामिल नहीं है। तो जो लाभ अधिकतम करने की परिकल्पना है उसमें क्या है कि लाभ अधिकतम करने के प्रयास को विवेकपूर्ण व्यवहार कहा जाता है। जिस प्रकार उपभोक्ता द्वारा संतुष्टि को अधिकतम करने को विवेकपूर्ण व्यवहार कहा जाता है। लाभ आय तथा लागतों का अंतर है, ये भी आप जानते हैं कि लाभ कैसे निकलेगा, कितनी लागत आई है और कितना में आप उसको बेच रहे हैं, दोनों का अंतर। अगर हम बेच ज़्यादा में रहे हैं और लागत कम है तो लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टि से लागत में विहित तथा निहित, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों ही लागतें सम्मिलित होती हैं। आपको मैंने पीछे बताया है कि लागतें दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कास्ट का मतलब जिसका प्रत्यक्ष भुगतान हमको दिखाई पड़ता है, और इम्प्लिसिट का मतलब जिसका भुगतान तो होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। जैसे आपके खुद का मकान है, खुद का हल बैल है, खुद का परिश्रम है, जिसका पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं लेकिन लागत तो आ ही रही है। जैसे आप किसी व्यक्ति को हल बैल के साथ अगर खेत जोतने के लिए इनवाइट करते हैं तो मान लीजिए वो 1000 रुपया मांगता है और केवल आप मजदूर ले आते हैं, हल बैल आपका है तो वो 300 रुपया लेता है। तो लागत एक बार 1000 रुपया हुई और एक बार 300 रुपया। अब आप 300 ही थोड़े जोड़ेंगे, जब अपना लगाएंगे तब भी कितना जोड़ेंगे, न 1000 जोड़ेंगे तो 800 700 कुछ तो जोड़ेंगे भाई ना उसकी लागत। तो इम्प्लिसिट कास्ट का मतलब होता है जिसका आप भुगतान तो नहीं करते लेकिन ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इनकर्ड होती है, उसमें शामिल रहती है। प्रबंधन का पुरस्कार जिसे सामान्य लाभ कहा जाता है लागत में सम्मिलित होता है, अभी मैंने आपको बताया। और यह निहित लागत है जिसे कुल लागत में सम्मिलित किया जाता है। प्योर इकोनॉमिक प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल कास्ट, और टोटल कास्ट बराबर होता है एक्सप्लिसिट कास्ट प्लस इम्प्लिसिट कास्ट। ठीक है, यह वही लाभ है जिसे उद्यमकर्ता अधिकतम करने का प्रयास करता है। यह शुद्ध आर्थिक लाभ उद्यमकर्ता द्वारा जोखिम और अनिश्चितता वहन करने का पुरस्कार है। देखिए, हमेशा कोई भी व्यक्ति काम करता है, चाहे जो वो केवल इतना उम्मीद नहीं करता है कि जितनी हमारी लागत है हमको उतना ही मिल जाए। हर आदमी ये उम्मीद करता है कि हमको लागत से ज़्यादा मिले। तो ये लागत से ज़्यादा कितना ज़्यादा मिलेगा यह निर्भर करता है कि जोखिम कितनी है और अनिश्चितता कितना है। आपने लाभ का सिद्धांत BA 1 में पढ़ा है, अभी आगे आप विस्तार से उसको पढ़ेंगे। आपने देखा है कि लाभ अनिश्चितता वहन करने का पुरस्कार है। इसके पहले हाले का जोखिम का सिद्धांत है कि यह जोखिम उठाने का पुरस्कार है। सामान्य भाषा में भी आप देखें तो तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां आप ये देखेंगे कि जोखिम का बहुत बड़ा रोल है। जहां जितना बड़ा जोखिम होता है वहां लाभ भी उतना ही बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, खतरा बड़ा है तो लाभ भी क्या होगा, बड़ा है। जिसे आपने एक पढ़ा है कि जिन ढोड़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पई और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो मोती किसको मिलती है, जो समुद्र में गोते लगाता है इस डर को छोड़ करके कि हम इसमें डूबेंगे, बचेंगे कि मरेंगे। तो मोती मिलने की संभावना किसको है, जो कूदा हुआ है और जो किनारे बैठकर इंतजार कर रहा है कि एक मोती निकल कर मेरे हाथ में आ जाए, उसको नहीं मिलना है। तो जोखिम जितना बड़ा है पुरस्कार भी कैसा होता है, उतना ही बड़ा है। तो इसलिए लाभ के लिए जोखिम का आपको डिग्री का पता होना बहुत जरूरी है। ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द बेनिफिट। अब देखो, इसके बाद धीरे धीरे अब इस पर तमाम एंटीथेसिस शुरू हुई। जैसे ये हुआ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही फर्म का उद्देश्य है, तो अब प्रश्न ये हुआ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या फ्यूचर को सिक्योर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट है कि फ्यूचर का प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट है।
जैसे फर्म आज अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है या चाहती है उसका भविष्य में लाभ उसका अधिकतम रहे, बना रहे, मिलता रहे। तो अब देखिए इसमें क्या है, KW रोथस्चाइल्ड ने प्राइस थियरी एंड ओलिगोपोली में लिखा कि लाभ अधिकतम करने की मान्यता उस फर्म के व्यवहार की व्याख्या कर सकती है जो पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारिक प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के अंतर्गत कार्य करती है, क्योंकि इन दशाओं में सुरक्षा की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अब इसका क्या मतलब कि ये बात ठीक है कि आप अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं, तो ये बात केवल वहीं सही है जहां कोई खतरा नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता में भी आप देखते हैं कोई खतरा नहीं है, एक आधिकारिक प्रतियोगिता में भी बड़े पैमाने पर क्रेता विक्रेता होते हैं, बहुत खतरा नहीं है। एकाधिकारी के लिए कोई खतरा ही नहीं है क्योंकि वो तो अकेले ही रहता है। लेकिन जो असली बाजार है, जिसको आप ओलिगोपोली कहते हैं, जिसमें आपने पढ़ा है कि यह वह बाजार है जहां विज्ञापन अपने चरम पर होता है, जहां आपसे कहा जाता है कि फेयर एंड लवली लगाओ तो काले हैं तो गोरे हो जाएंगे ना, विज्ञापन आता है ना आप, और एक ही समय में लगातार हर 1-2 मिनट के बाद 20 विज्ञापन उसी तरह के आते हैं, ये लगाइए तो अच्छे होंगे, ये लगाइए तो अच्छे होंगे, और सब लोग एक दूसरे से अपने को अच्छा बताते हैं। किसी को बुरा तो नहीं कहते, लेकिन अपने को सबसे अच्छा बताते हैं, और सुनने वाला बेचैन हो जाता है कि किसको लगा के गोरे होंगे, पता नहीं है कि नहीं। तो सबसे अधिक खतरा कहाँ है? ओलिगोपोली में, तो जहाँ वहाँ अस्तित्व का खतरा है। तो रोथस्चाइल्ड के अनुसार परंतु अल्पाधिकार के अंतर्गत लाभ को अधिकतम करने की मान्यता पर्याप्त नहीं है। यहाँ मुख्य उद्देश्य सुरक्षित, देखो वही बात कह रहा है, सुरक्षित लाभ तथा लाभ की शक्ति को प्राप्त करना है। इसका मतलब कि अल्पकाल में उद्देश्य ये नहीं होता कि हमको खूब लाभ मिल जाए। उद्देश्य क्या होता है अल्पाधिकारी का? कि हमारी लाभ की सुरक्षा रहे, अर्थात हमें दूसरे वाले किसी से खतरा ना हो, हमारे ग्राहक खिसकने ना पाए। और जाहिर सी बात है कि विज्ञापन, देखिए विज्ञापन 2 कारणों से बहुत जरूरी है। एक तो विज्ञापन इसलिए जरूरी है कि अपने एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों को बताना, जैसे कोई जाने तो सही कि मैं भी हूँ। जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया को ये बताऊँ ना कि मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। अच्छा खराब तो बात की बात है, सब लोग जब जान गए तब हमको कुछ ऐसा पढ़ा करके डालना पड़ेगा ताकि लोग समझें कि हमसे अच्छा कोई दूसरा टीचर नहीं है। अगर ऐसा नहीं भी है तब भी हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तिकड़म टाइप की चीज़, जिससे लोगों को लगने लगे कि हाँ इनसे अच्छा कोई टीचर नहीं है। तो विज्ञापन दोनों कारणों से जरूरी है। एक तो हम हैं ये लोग जाने, दूसरा हम हैं और सबसे अच्छे हैं यह भी बताना बहुत जरूरी है। अब उसमें फेयर कंपटीशन जरूर होना चाहिए कि आप ऐसा बताने में कोई गलत बयानबाजी न करें, आप गलत किसी माध्यम का सहारा न लें, ये सब तो अलग बात है। तो इसलिए लाभ की सुरक्षा बहुत जरूरी है, न कि लाभ का अधिकतम। आपको लाभ मिलता रहे यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि लाभ ज़्यादा मिले। ठीक है। निष्कर्ष रूप ये कहा जा सकता है कि उद्यमकर्ता किसी दिए हुए समय में अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वह दीर्घकाल में लाभ का निरंतर प्रवाह चाहता है। इस लाइन पर ध्यान रखने की जरूरत है। वो तुरंत ज़्यादा नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि हमारी कई पीढ़ियां इतना ही कम ही सही लेकिन हमेशा पाती रहे। आप लोग सहमत हैं? बहुत सही। हाँ, इकट्ठा ले क्या करोगे। प्रोफेसर बोमोल्स ने इसके अलावा एक दूसरी थियरी दी, सेल्स मैक्सिमाइजेशन की थियरी, अपने बिक्री को अधिकतम करने का मॉडल। ये सब डायरेक्ट सवाल आता है, जैसे बिक्री अधिकतम मॉडल किसने दिया, क्या है, लाभ की सुरक्षा का सिद्धांत किसने दिया? रोथस्चाइल्ड ने। नेटवर्क की परीक्षा तो लोग देते हो ना,
डायरेक्ट सवाल आता है सीधे सीधे। कभी कभी स्टेटमेंट लिखा रहता है कि ये किसने कहा, तो ज़्यादातर स्टेटमेंट ही आता है, सीधे कोई सवाल हुआ। किताब पढ़ते हो तो थोड़ा मन से पढ़ा करो, क्योंकि किताब जब मन से पढ़ोगे तब वह पढ़ोगे जो नहीं पढ़ते हो, और जो तुम नहीं पढ़ते हो परीक्षक वही पूछ लेता है। बड़े मजे की बात है। वो कैसे जान जाता है तुमने नहीं पढ़ा है, बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक है, तो इसलिए वह पढ़ो जिसे वो पूछता है। फर्म के उद्देश्य को व्यक्त करते हुए बुमोल ने अपनी पुस्तक बिजनेस बिहेवियर, वैल्यू एंड ग्रोथ में लिखा है कि फर्म का उद्देश्य लाभ को नहीं बिक्री को अधिकतम करना होता है। यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि लाभ को नहीं बल्कि बिक्री को अधिकतम करना होता है। बिक्री से तात्पर्य वस्तु की बिक्री से प्राप्त कुल आय से है। इसीलिए इस परिकल्पना को बिक्री अधिकतम सिद्धांत अथवा आय अधिकतम सिद्धांत कहा जाता है। बुमोल ने विशेषकर अल्पाधिकार की स्थिति में उद्यमकर्ता द्वारा बिक्री को अधिकतम करने के उद्देश्य पर विशेष बल दिया। देखो हर जगह अल्पाधिकार की ही बात होगी, क्योंकि तुमने देखा कि बाकी 3 ऐसे बाजार हैं जिनमें बहुत ज़्यादा विज्ञापन का असर नहीं है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में एक ही सामान है। तो कैसे कहोगे कि मेरा अच्छा है उनका खराब है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी इतने ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं दूसरे के कि बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट आप कर नहीं पाते हैं, या विज्ञापन का बहुत असर नहीं पड़ता है। और एकाधिकार में वो अकेला ही है, आप उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कुछ समय पहले तक पूरे जौनपुर में एक गैस एजेंसी थी, तो जिसको गैस चाहिए खुद ही ढूंढेगा टार्च लेकर के एजेंसी कहाँ है, तो उसको पता नहीं क्या ज़रूरत है कि एजेंसी कहाँ है, बल्कि वो तो चाहता है लोग न जाने, बड़ी भीड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए वो तो मनमानी भी करता है, आपसे ब्लैक में भी देता है, ज़्यादा पैसा भी ले लेता है, आप ढूंढ के जाते भी हैं, सिफारिश भी करवाते हैं, सब कुछ आप करते हैं। पूरा बार्गेनिंग पावर किसके पास है? उससे विक्रेता के पास है। इसलिए इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बार्गेनिंग पावर होती है। जैसे कृषि बिल इस समय आया हुआ है, तो कृषि बिल में आप चाहे जितने प्रावधान कर दीजिए, लेकिन एक लाइन इम्पॉर्टेंट है कि जब कंपटीशन किसी बड़े बिजनेस घराने और एक किसान में होगा, और जबकि 86% हिंदुस्तान के किसान या तो छोटे हैं या तो मार्जिनल हैं, सीमांत हैं, जिनकी की कुल खेती वाली जो भूमि है वो 5 हेक्टेयर से कम है, तो ऐसा कोई व्यक्ति कौन सा कंपटीशन करेगा बड़े बिजनेस घरानों से? आप बताइए। लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। जैसे हम ये कहें कि अब तुम लोग स्वतंत्र हो, आपस में समझौता करके कॉन्ट्रैक्ट करके तय कर लो रेट, ये तो बड़ा अच्छा है भाई, पूरी फ्रीडम मिल गई। लेकिन मैंने वहीं कह दिया कि तुम्हें समझौता प्रिंसिपल से करना है। अब समझौता होगा? हाँ, समझौता तब होगा जब हम ये कहें कि इस लड़की को इस लड़की से समझौता करना है। दोनों एमए में पढ़ते हैं, दोनों का मेंटल, दोनों का इकोनॉमिक, दोनों का सोशल स्टेटस कैसा है? एक जैसा है। तो यहाँ बार्गेनिंग पावर दोनों की बराबर है। तो इसलिए बहुत इकोनॉमिक्स जानने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सिद्धांत को सिर्फ अपने व्यवहार से कैलकुलेट करिए, उसका असर जान जाएंगे कैसा है। तो खेती में बिल चाहे जो कहते हो, सुविधाएं चाहे जितनी आप दे दें, लेकिन जब धरातल पर आएगा तो क्या होगा? यही होगा कि ऐसे 2 लोगों के बीच में युद्ध होगा। जैसे किसी 5 साल के बच्चे को 50 साल के आदमी से लड़ा तो कौन जीतेगा? पूछना ही नहीं कौन जीतेगा इसमें ना। तो लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो शिशु उद्योग तर्क पढ़ा होगा, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट पढ़ा है, यही है। इसीलिए उनको संरक्षण दिया जाता है कि ताकि उनको बड़े उद्योगों से कंपटीशन वो नहीं कर सकते, तब तक दीजिए जब तक कि वो कम्पीट करने की पोजीशन में ना आ जाए। और ये भी शर्त है कि उन्हीं को दीजिए जिनमें पे बैक कैपेसिटी हो, कि बाद में जितना देर उनको सुरक्षा दी गई उसका भी घाटा सब पूरा करें। ऐसा नहीं कि सिफारिश में अपने लोगों को दे दीजिए, वो कल भी गधे थे कल भी गधे रहे। ये ध्यान देने की जरूरत है किसको आप दे रहे हैं। तो बार्गेनिंग पावर का बड़ा रोल है इकोनॉमिक्स में, और यह तय करता है कि किसके पक्ष में जाएगा बिजनेस और किसके विपक्ष में जाएगा। ठीक है, तो किसान वैसे ही खाने बगैर मर रहा है। पिछले 5 सालों का डेटा आप देखिए तो 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर लिया है। तो जिस देश में इतनी ज़्यादा कह सकते हो कि तंगी हो, बदहाली हो किसान की, वो इवन जिंदा ही रहने के लिए नहीं समर्थ है, तो क्या कंपटीशन करेगा और क्या समझौता करेगा, क्या बार्गेनिंग करेगा? तो फालतू की बात है। ठीक है, तो सिद्धांत कुछ भी कहे, लेकिन व्यवहार में उसका असर क्या होगा इस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है।
कोई भी कार्यक्रम जो बिक्री के आकार में कमी करे, लाभ संभावनाएं कुछ भी हों, कभी भी उद्यमी द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। उद्यमी को लाभ चाहे जो हो रहा हो, अगर उसकी बाजार में मांग घटती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। सामान्य बिहेवियर भी है, अगर दुकान में उसको खूब भीड़ लगी है तो खुश रहता है, भले पैसा उसको 2 रुपया कम ही मिले तो क्या से, बस सामने वाले का दुकान खाली रहना चाहिए। जो रिलेटिव, ये बहुत बड़ी बात भी है कि रिलेटिव डिप्राइवेशन जो है, हमें कभी भी इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि हमें क्या मिल रहा है, हमेशा मतलब इससे होता है कि बगल वाले को क्या मिल रहा है। बगल वाले को नहीं मिलना चाहिए, भले हमको मिले चाहे। ये अप्रोच गंदा है, नेगेटिव है, ये अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है। लेकिन बिजनेस में ये एक्चुअल स्थिति है, इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। ये तो आदर्श है कि सबका भला चाहें आप, सबके पास ग्राहक रहें, सबकी बिक्री बढ़े। ऐसे व्यवसाय नहीं चलता, ऐसे चैरिटी चलती है। क्या चलती है? परोपकार चल सकता है। बिजनेस तो ऐसे चलेगा जब आप उसको कायदे से अपने हिसाब से चलाएं। ठीक है। एक इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एक सम्मान सूचक समिति है कि सदस्यता की शर्त यह है कि प्रार्थी 40 वर्ष से कम आयु का हो, प्रार्थी मतलब बिजनेसमैन उस समिति में जाएगा, तथा उसकी कंपनी का वार्षिक क्रय विक्रय $10 लाख से अधिक हो। स्पष्ट है कि इस बात का कोई असर नहीं पड़ता कि फर्म दिवालियेपन के कगार पर है। जैसे मान लो तुम्हारा 1 साल का क्रय विक्रय 50 करोड़ रुपए का है, तो ठीक है, तुमने वो क्राइटेरिया पूरा कर लिया, अब तुम सदस्य हो सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी 100 करोड़ की है, उधार तुमको देना है, तो तुम दिवालिया ही तो हो भाई ना। 50 करोड़ कमाने से क्या होता है? एक आदमी 50 करोड़ कमाता है, उसके ऊपर 100 करोड़ कर्जा है, और दूसरा आदमी 5 करोड़ कमाता है, उसके ऊपर 1 भी रुपया कर्जा नहीं है, तो ज़्यादा सुखी कौन है? 5 करोड़ ज़्यादा सुखी है भाई ने। लेकिन वो संस्था का सदस्य नहीं बन सकता है। सदस्य कौन बनेगा? जो 50 करोड़ कमाता है। इसका मतलब कि टर्नओवर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जो क्रय विक्रय हो रहा है उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इस समिति में ना। बोमोल के अनुसार बिक्री अधिकतम करने के अभियान में व्यवसायी उत्पादन लागतों तथा लाभों को एकदम भुला नहीं देते हैं। बोमोल के अनुसार व्यवसायी जब लाभ के न्यूनतम स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, तब लाभ के स्थान पर बिक्री परम उद्देश्य बन जाता है। ठीक है। बोमोल के अनुसार एक सामान्य अल्पाधिकारी का उद्देश्य न्यूनतम लाभ के साथ बिक्री को अधिकतम करना। ऐसा भी नहीं है कि सेल्स को हम केवल मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, चाहे हमको घाटा ही लगे। वो एक न्यूनतम लाभ चाहता है, इतना ही मिलता रहे और हमारी सामान खूब ज़्यादा बिकते रहे। तो मिनिमम प्रॉफिट यानी उद्देश्य मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है। अब मुद्दा हमारा वहाँ है। हमने शुरू कहाँ से किया था कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन नहीं है। मिनिमम प्रॉफिट के साथ वास्तव में हमें मैक्सिमम सेल को इंश्योर करना है, अधिकतम बिक्री को सुनिश्चित करना है। अब कह रहा है कि क्या ये सेल्स मैक्सिमाइजेशन एक अविवेकपूर्ण व्यवहार है? बोमोल ने विवेकशीलता की नई व्याख्या की जो अधिक वैज्ञानिक है। उनके अनुसार विवेकशीलता का ये तुम लोगों को रट लेना चाहिए। हर जगह जगह विवेकशीलता अलग अलग रूपों में डिफाइंड है। वैसे अल्टीमेटली तो विवेकशीलता का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हर व्यक्ति अपने अपने हित को अधिकतम करना चाहता है। जिसका जो हित है, उत्पादक का कुछ है, उपभोक्ता का कुछ है, विक्रेता का कुछ है, बिजनेसमैन का कुछ है, सब अपने हित को अधिकतम करना चाहते हैं, इसलिए वो विवेकशील हैं। ठीक है। लेकिन सबकी विवेकशीलता कुछ न कुछ डिफरेंट है। जैसे इन्होंने क्या कहा, अब विवेकशीलता का अभिप्राय उद्देश्यों के चयन से नहीं, बल्कि इसका अभिप्राय उद्देश्यों को कुशल तथा संगत रूप से प्राप्त करने से है। जैसे हर जगह आपको विवेकशील होने की जरूरत, जैसे आपको ये तय करना है कि आप क्या बनेंगे,
तो आंख बंद करके अचानक ऐसे थोड़े टास्क कर दोगे कि जो आएगा वही बनेंगे। हाँ, कैसे तय करोगे क्या बनेंगे? तो क्या बनेंगे यह उद्देश्य चुनना ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना, और इसमें बहुत सारी रेशनैलिटी की ज़रूरत है, बहुत सारे कैलकुलेशन की, बहुत सारे लॉजिक की, बहुत सारे सपोर्ट की, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की, बहुत सारा टाइम है, मैनेजमेंट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ मिल करके आप ये तय करेंगे कि हमें क्या बनना है। तो कह रहा है ये यही तो बहुत बड़ा काम पहले है, लेकिन यह वास्तव में विवेकशीलता नहीं है, बल्कि उसको चुन लेने के बाद उसे कितने संगत व्यवहार और कुशलता पूर्वक आप प्राप्त करते हैं, यह आपका विवेकपूर्ण व्यवहार है। थोड़ा और ज़्यादा एक तरह से इसको एक्सटेंड कर देता है, आपकी रेशनैलिटी थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाती है। ठीक है, उनके अनुसार यदि उद्देश्य बिक्री को अधिकतम करना दिया हुआ है तो उद्यमकर्ता विवेकशील होगा यदि वह कुशलता से और संगत ढंग से अपने बिक्री को अधिकतम करने का प्रयत्न करता है। ये तो उद्देश्य है ही है कि he or she has to maximize the sales, but the way how he or she will maximize the sale, it depicts his or her rationality. वो कितनी कुशलतापूर्वक उसे प्राप्त करता है यह उसकी विवेकशीलता को दर्शाता है। ठीक है, प्रोफेसर फर्ग्यूसन तथा क्रेब्स ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखा है कि प्रतिपादित किए गए विभिन्न विकल्पों में से बोमोल के सिद्धांत को एक बड़ा लाभ प्राप्त है। यह वास्तविकता तथा युक्ति संगत होने की दिशा में पुराने मॉडलों का संशोधन करता है तथा साथ ही यह सामान्य सैद्धांतिक विश्लेषण को भी संभव बनाता है। थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है कि बहुत सारे उद्देश्य हैं, उसमें एक उद्देश्य है सेल्स को मैक्सिमाइज करना, तो उसको प्राप्त करने के लिए आप कितना विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं, यानी कितना संगत आपका व्यवहार है, कितने कुशल आप हैं। आपने तय किया कि आपको आईएएस बनना है, तो अब उस आईएएस बनने में आप कितनी कुशलता से प्रयास कर रहे हैं, आपका व्यवहार कितना संगत है कि आप तय कर लिए तो बने हुए हैं, अब आप रोज़ बदल रहे हैं। कल आपने कहा आईएएस बनेंगे, आज कर रहे हैं पीसीएस बनेंगे, परसों का देंगे यार अध्यापक बन जाते, ठीक था, तो आपका व्यवहार कैसा हो गया? असंगत हो गया। ये ठीक नहीं, फिर आप उद्देश्य कोई प्राप्त नहीं कर सकते। बिक्री अधिकतम करने की प्रेरणाओं से फर्में वास्तविक जगत में किस सीमा तक प्रभावित होती हैं, इसे जानने के लिए अनुभवगम्य अनुसंधान की आवश्यकता है, यानी एक एम्पिरिकल रिसर्च की जरूरत है। डेटा क्या कहता है उससे मतलब नहीं है, लोगों से बात करके, लोगों से पूछ करके, उनके व्यवहार का 4-5 साल का विश्लेषण करके यह जानने की ज़रूरत है कि वास्तव में इसका कितना वास्तविक धरातल पर यह कितना इफेक्टिव है भी कि नहीं भी है। इस तरह का रिसर्च कोई हुआ नहीं, लेकिन अब तुम लोग करना जब पीएचडी करना तो। और क्या सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट है उपयोगिता को अधिकतम करने का सिद्धांत। ठीक है, अब थोड़ा कठिन भी है तो इसे कल पढ़ना, सब एक ही दिन में ना तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। ठीक नहीं, लेकिन सर सर्वे होता है